सो गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लेट्स स्टार्ट फर्दर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्या वो कारण रहे जिसमें कि सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो गया था, ऐसे क्या घरेलू कारण रहे, तो उससे थोड़ा आगे चलते हैं। उसमें आपने देखा कि किस तरह से नौकरशाही जो थी वो हावी हो गई थी, और वो नौकरशाही उसके अलावा आप लोगों ने कुछ और भी इनके कारण देखे, जिस प्रकार सोवियत संघ जो था वो उसकी स्थिति डामाडोल हो गई। किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सिर्फ एक सिंगल पार्टी बनकर रह गई, जिसने किसी अन्य पार्टीज़ को और कोई संस्था बनाने का जो था वो सोवियत संघ में कोई अधिकार नहीं था। किस तरह से सारी पावर का सेंटर जो था वो सिर्फ रशिया बन के रह गया था। तो आगे देखते हैं कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के मामले पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर या उन चीज़ों को लेकर ही थोड़ा पीछे रह गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरी नहीं कर सका। मतलब जो अपने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो एस्पिरेशन थी इनको पूरा नहीं कर पा रहा था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस का मतलब उसने एक युद्ध किया अफगानिस्तान के साथ। इसे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का परिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादक और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट चुका था। पश्चिमी देशों का मतलब है कि जो अमेरिका और अमेरिका के जो सैनिक गठबंधन के अंदर जो देश थे उनसे यह थोड़ा पीछे रह चुका था। इस तरह से उपभोग वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात करना साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा खड़ी और ठहर सी गई। आगे देखते हैं गोर्बाचोव और सोवियत संघ का। मतलब गोर्बाचोव ने जैसी स्थिति को संभाला, गोर्बाचोव जब पावर में आए, आप कह सकते हो कि उन्होंने जो है वो इसकी सोवियत संघ की जो गाड़ी जो थी वो जो पटरी से उतर चुकी थी उसको ट्रैक पे वापस लाने की कोशिश की, और इन्हीं के समय को जो है वो सुधार का समय भी कहा जाता है। रिफॉर्म्स का टाइम भी जो है वो भी गोर्बाचोव के टाइम को ही बोला जाता है सोवियत संघ में। तो कहता है मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिमी के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरित में क्रांति हो रही थी, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। यानी कि अब वो चाहते थे कि जिस तरह से पश्चिमी देशों में जो सुधार हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रही है, वो लाने, ऐसे सुधार लाने बहुत ज़रूरी थे। संबंधों को सामान्य बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया गया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिनका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देशों सोवियत संघ के खेमे के हिस्से थे, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो कुछ सोवियत संघ के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपने सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो अब यूरोपियन कंट्री जो सोवियत संघ के कंट्रोल में थे, इन देशों ने सोवियत संघ की खिलाफत करनी शुरू कर दी थी और अपनी सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया था। गोर्बाचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। यानी कि कह सकते हो कि सोवियत संघ ने उस समय इसे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लिया या इसे सख्ती से नहीं लिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। यानी कि पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी सरकारें थी वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। गिरना शुरू मतलब वहाँ जो थी साम्यवादी सरकार अपना लोकप्रियता जो थी वो लोगों में खो चुकी थी। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज होगी। विघटन का मतलब है यहाँ डिसइंटीग्रेशन होना। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। मतलब उन्होंने कोशिश की कि देश के अंदर इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स रिफॉर्म्स लाने की पूरी कोशिश की। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भी विरोध किया गया। मतलब कुछ जो नए रिफॉर्म्स गोर्बाचोव द्वारा लाए गए उन नीतियों का जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। यानी कि जनता जो थी वो जान चुकी थी भी स्वतंत्रता कैसे हासिल की जा सकती है, क्योंकि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो कुछ देश जो थे वो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुके थे, लोग देख चुके थे, और वो जो थे वो आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो थे वो आज़ाद होना शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे उन्होंने सोवियत संघ को छोड़ना शुरू कर दिया था। पार्टी के
पुरानी रंगत वाले शासन से नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन, यहाँ येल्त्सिन का मतलब है बोरिस येल्त्सिन, जो कि उस समय जिन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की और तख्ता पलट किया, तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहाँ बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीयकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि वो सेंट्रल का किसी भी तरह से रोल को, यानी कि पावर जो है वो सेंटर के पास रहे, इस चीज़ को मानने से मना कर दिया था। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में ज़्यादा हुआ जो यूरोपीयकृत थे। यानी कि अब जो सेंटर ऑफ पावर था वो यूरोपियन कंट्रीज बनने जा रहे थे और वो अपने संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। यानी कि जो मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, यानी कि वो देश जो सेंट्रल एशिया के जो कुछ ऐसे देश जो रूसी गणराज्य के साथ जुड़े थे या यूएसएसआर के साथ जुड़े थे, उन्होंने अभी अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, याद रखिएगा यही वो 3 गणराज्य थे जिन्होंने सबसे पहले जो थी वो सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन की डिमांड की थी या सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन को घोषणा की थी। वो कौन से 3 देश थे वो देखिए, ये 3 बड़े गणराज्य हैं, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 ही ऐसे रिपब्लिक्स थे जिन्होंने कि सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन की घोषणा करके, और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई थी और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया था। तो देखिए किस तरह से आगे चलते हैं। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला था। यानी कि आप देखेंगे कि सोवियत संघ का जब जैसे ही विघटन हुआ और जो स्वतंत्र राज्य थे वो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट एक बना दिया गया था, जो कि जो एशियाई गणराज्य यानी कि जो एशियाई रिपब्लिक्स थे उनके लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से इबारत है। यानी कि जो देश, यानी कि मध्य एशिया के जो देश थे जो यूएसएसआर के कंट्रोल में थे या यूएसएसआर के साथ थे, वो अभी इस कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट से अभी बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, यानी कि अब वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो था वो परमानेंट मेंबर बन गया था, जो पहले यूएसएसआर था। सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां जो की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश दर्जा रूस को मिला। यानी कि उन सभी देशों में से एक रूस ऐसा देश था जो कि परमाणु शक्ति धारक देश था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। अगले वीडियो में आगे देखेंगे हम।